नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर में होने वाले विभिन्न गतिविधियों के बारे में बात करूंगा। सेकेंड सेमेस्टर में 450 मार्क्स का थ्योरी पेपर एंड 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जिसे हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपलसरी पेपर। सेकेंड सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर एंड ऑप्शनल पेपर दो भागों में बांटा गया है और इसको कंपलसरी पेपर में 4 पेपर हैं और ऑप्शनल पेपर में 6 पेपर दिए गए हैं, जिसमें से कोई आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले कंपलसरी पेपर में देखते हैं पेपर 1, और पेपर 1 में है सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1। दूसरा है सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। इन दोनों पेपर को सेलेक्ट करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, स्नातक में जो विषय है, उन विषय के आधार पे आपको ये दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। और इन दोनों सब्जेक्ट को आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसको हम अभी आगे विस्तार से आपको बताएंगे कि जो 4 ग्रुप दिए गए होंगे उनमें से आपको कोई 2 अपने सब्जेक्ट किस तरीके से, क्या आधार बनाकर सेलेक्ट करना होगा। थर्ड पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन और फोर्थ पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। इसमें बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर की तरह से ही 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। 80 मार्क्स एक्सटर्नल अर्थात इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित पैटर्न के आधार पर होगा और 20 मार्क्स इंटरनल होगा। ये भी यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है कि ये 20 मार्क्स इंटरनल कॉलेज किस तरीके से देंगे। तो इसका जो अभी तक निर्धारित है उसमें 5 मार्क्स का असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन होता है, 10 मार्क्स का मिड टर्म टेस्ट होता है और 5 मार्क्स का स्कूल क्लासरूम परफॉर्मेंस होता है। तो इस तरीके से आपके 20 मार्क्स 5 + 10 + 5 मिलाकर 20 हो जाते हैं। आपका जिस तरीके से परफॉर्मेंस होता है उस तरीके से आपको इन 20 मार्क्स में मार्क्स दे दिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा। उसके बाद आएगा आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में पहला पेपर है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, दूसरा है कंप्यूटर एजुकेशन, तीसरा है जेंडर इशू एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन, चौथा है एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, पांचवा है कंपैरेटिव एजुकेशन और छठा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये ऑप्शनल पेपर है, इसमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा और उसी पर आपका एग्ज़ाम होगा। इसका एक्सटर्नल मार्क्स 40 मार्क्स का होगा और इंटरनल 10 मार्क्स का होगा। तो सेम उसी तरीके से आपके क्वेश्चन भी इसमें उतने ही आएंगे, सिर्फ मार्क्स आपके आधे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये थ्योरी पेपर हो जाता है। फिर उसके बाद से आता है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रैक्टिकल एक्टिविटी में आप देखिए, पहला है रिव्यू ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इन ईच टीचिंग सब्जेक्ट, ये 20 मार्क्स का है। और दूसरा है स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग लेसन 10 लेसन्स, ये आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या करना है, पहला है रिव्यू ऑफ 1 टेक्स्ट बुक ईच टीचिंग सब्जेक्ट, अर्थात आपने जो पहले उधर देखा था कि जो आपको जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं पेडागोजी के, उन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक बुक का बुक रिव्यू करना है। अर्थात आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की किसी एक बुक का, अर्थात मान लीजिए अगर आपके पास साइंस और बायो है तो आप साइंस की एक बुक का और बायो की एक बुक का बुक रिव्यू करेंगे और ये आपका एग्ज़ाम होगा। इस पर आप 20 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोनों आप जो टेक्स्ट बुक के बुक रिव्यू की फाइल बनाएंगे उस पर आपको 20 मार्क्स में से जो मार्क्स होंगे आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा है स्किल
बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग लेसन्स 10 लेसन। इसमें आपको 10 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने हैं और उनके ऊपर आपको सिमुलेशन टीचिंग करनी है, अर्थात माइक्रो टीचिंग के ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी है, माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाना है और उसमें फिर आपका एग्ज़ाम होगा और उसके आधार पर फिर आपको 30 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आपके 3rd सेमेस्टर के लिए, क्योंकि जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी डीप नॉलेज होगी और आपको सारी टीचिंग स्किल्स के बारे में भी पता होगा, तो आप आसानी से अपनी टीचिंग कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी 50 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद से आपका आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में 2 एक्टिविटी हैं। पहला है क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल। दूसरा है क्लासेस इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गार्डनिंग। ये आपकी ग्रेड एक्टिविटी है। इसमें ए से लेके डी तक ग्रेड आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो टोटल आपका 2nd सेमेस्टर 500 मार्क्स का होगा। अब इसमें किस तरीके से आपको पेपर सेलेक्ट करना है ये भी आप देखते चलिए कि आप पेडागोजी सब्जेक्ट 1 एंड 2 किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 दिया गया है। आपको किसी 2 ग्रुप से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको किसी एक ग्रुप से दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करने हैं। किन्हीं 2 ग्रुप से आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आपने गलती से किसी एक ग्रुप का चारों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया या एक ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक ग्रुप का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। तो अगर आपने एक ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप किसी एक पेपर का एग्ज़ाम दे पाएंगे और दूसरे पेपर का एग्ज़ाम आपका छूट जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आप बेहतर तरीके से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स है तो वो मैथमेटिक्स लेगा और दूसरा साइंस ले लेगा। अगर किसी का ग्रेजुएशन में बायो है तो बायो लेगा और साइंस लेगा, तो उसके लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा कॉमर्स का है तो एक सब्जेक्ट कॉमर्स का ले लेगा और दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का ले लेगा। आपका दोनों अलग अलग ग्रुप से एक सब्जेक्ट हो गया। दिक्कत कहाँ आती है कि कोई बच्चा हो सकता है कि ग्रेजुएशन में 8 सब्जेक्ट से है और उसने सोशल साइंस के दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं या लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उसको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उसके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तब भी उसको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक ही सब्जेक्ट लेना होगा। अर्थात अगर उसने सिविक्स यहाँ पर ले लिया तो फिर उसको दूसरा पेपर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। तो अगर वो सिविक्स लेता है तो दूसरा वो हिंदी ले सकता है। उसी तरीके से अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत है तो वो हिंदी और संस्कृत नहीं ले सकता है, वो यहाँ से एक हिंदी ले लेगा और दूसरा फिर वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है। होम साइंस वालों को ये छूट होगी कि एक होम साइंस ले ले और दूसरा चाहे तो हिस्ट्री ले ले या फिर हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इसमें सब्जेक्ट किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान देना है आपको कि किसी 2 ग्रुप से आपको एक सब्जेक्ट लेना है। अर्थात एक ग्रुप से यहाँ एक सब्जेक्ट ले लिया तो एक ग्रुप से यहाँ से एक सब्जेक्ट आपने ले लिया। एक ग्रुप यहाँ साइंस और दूसरा आपका अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स और साइंस या फिर बायो और साइंस, तो आपका दोनों ग्रुप से अलग अलग हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर एक हिंदी लिया तो दूसरा आप हिस्ट्री, सिविक्स में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग होगा। यहाँ अगर आपने होम साइंस लिया तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री ले सकते हैं, इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दिक्कत क्या आती है कि कोई बच्चा अगर एजी से बीएससी किया है या बीटेक करके आया है या एमबीए करके आया है, बीबीए करके आया है,
तो उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो सब्जेक्ट किस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करे। तो उसको फिर ये ध्यान देना होगा कि अगर वो एजी से है तो बायो और साइंस ले सकता है, अगर वो बीबीए करके आया है तो फिर बीबीए में वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ले सकता है, अगर वो बीटेक करके आया है तो बीटेक उसने किस स्ट्रीम से किया है, किस ट्रेड के आधार पे किया है, उसके आधार पे फिर वो अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स साइंस या बायो साइंस ले सकता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर उसको समझने की ज़रूरत है, और इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर वो अपने संबंधित टीचर से बात कर सकता है कि वो सब्जेक्ट किस तरीके से लिया जाएगा। और सेकेंड सेमेस्टर में सभी को काउंसलिंग की जाती है कि किस तरीके से उनको अपने टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जिससे कि उनको टीचिंग करने में भी सहूलियत रहे और एग्ज़ाम देने में भी सहूलियत रहे। अब हम आगे चलते हैं, जो इसमें आपको थ्योरी पेपर पढ़ाई करनी है। तो इसमें आप देखिए, पहला पेपर है आपका टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रुप 1 से, और इसमें साइंस है। साइंस ये आपका 4 यूनिट में बटा हुआ है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, दूसरा है सब्जेक्ट कंटेंट, इसमें आपको पढ़ना होगा। फिर थर्ड यूनिट पेडागोजी इशू 1 और फोर्थ यूनिट है पेडागोजिकल इशू 2। तो ये आपके 4 यूनिट में बटे हुए हैं। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा, इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा सेकंड सब्जेक्ट कॉमर्स, ये भी ग्रुप 1 का है, ये भी 4 यूनिट में बटा हुआ है। इसमें भी पहला यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्कूल एंड डिसिप्लिन, इसमें सारे आपको सब्जेक्ट के बारे में यानी कि मीनिंग, नेचर, स्कोप, कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है ये बताया जाएगा। फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स, फिर डोमेन ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से आपको राइटिंग ऑब्जेक्टिव रखना है या बिहेवियर टर्म्स के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। और रोल ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स इन डेवलपिंग एजुकेशन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में बताई जाएगी। फिर सेकेंड यूनिट भी सब्जेक्ट कंटेंट होगा इसमें, और थर्ड यूनिट में पेडागोजी इशू 1 और फोर्थ यूनिट में पेडागोजी इशू 2। तो इसमें भी आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जितने भी पेपर दिए गए होंगे, 2 यूनिट आपको कंटेंट से रिलेटेड और 2 यूनिट आपको पेडागोजी से रिलेटेड, आपको इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको मेथड, किस तरीके से अप्रोच, किस तरीके से आप स्किल्स, किस तरीके से लेसन प्लानिंग, ये किस तरीके से एक सब्जेक्ट दूसरे से कोरिलेट करता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। और ये सारे पेपर्स में इसी तरीके से आपको बताया जाएगा। फिर आपका ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है बायोलॉजी, ये भी 4 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, इसमें भी मीनिंग, नेचर, स्कोप दिया हुआ है। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी टीचिंग्स, सेम उसी तरीके से। फिर यूनिट 2 सब्जेक्ट कंटेंट, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पेडागोजी इशू 1 एंड पेडागोजी इशू 2। तो इसमें भी सारा वही चीज़ होगा कि किस तरीके से मेथड, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें, लेसन प्लानिंग किस तरीके से होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। फिर आपका इसमें आ जाएगा मैथमेटिक्स, ये भी ग्रुप 2 का ही है। मैथमेटिक्स में भी, इसमें भी 4 यूनिट है। पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, और दूसरा है सब्जेक्ट कंटेंट। आपको थोड़ा सा इसमें कंटेंट भी डाल दिया गया है, हर पेपर में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कंटेंट होगा। और फिर थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट पेडागोजी इशू 1 एंड 2 होगा। फिर इसके बाद से आपका आ जाएगा होम साइंस। होम साइंस भी आपका 4 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट उसी तरीके से आप देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्कूल एंड डिसिप्लिन, और दूसरा दिया है दूसरा यूनिट सब्जेक्ट कंटेंट। फिर आप थर्ड यूनिट में आएंगे तो पेडागोजी इशू 1 एंड पेडागोजी इशू 2। फिर उसके बाद से आप देखेंगे हिंदी ग्रुप 3 का है।
ये लैंग्वेज का ग्रुप है। और इसको भी 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो फर्स्ट यूनिट है उसमें हिंदी भाषा के स्वरूप का बोध, और दूसरा है विषय वस्तु। फिर थर्ड यूनिट में आएंगे तो पाठ्यक्रम एवं अध्यापन विज्ञान, और चौथा है अधिगम के स्रोत एवं मूल्यांकन। तो ये आपका थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट हो गया। फिर उसके बाद से इंग्लिश, ये भी उसी तरीके से फोर्थ यूनिट 4 यूनिट में बांटा हुआ है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, और फिर उसके बाद से सेकेंड यूनिट है सब्जेक्ट कंटेंट, थर्ड यूनिट है पेडागोजी इशू 1, और फोर्थ यूनिट है पेडागोजिकल इशू 2। फिर इसके बाद से आप आएंगे संस्कृत में भी सेम उसी तरीके से 4 यूनिट में बटा हुआ है। संस्कृत भाषा के स्वरूप यूनिट 1, सेकंड में विषय वस्तु, और थर्ड में पाठ्यक्रम एवं अध्यापन विज्ञान, और चौथा है अधिगम के स्रोत एवं मूल्यांकन। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा फोर्थ ग्रुप, और फोर्थ ग्रुप का सिविक्स पहला पेपर है। इसमें भी 4 यूनिट हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन पहला। फिर उसके बाद से दूसरा यूनिट सेम उसी तरीके से होगा जो अभी तक होता है सब्जेक्ट कंटेंट, इसमें सब्जेक्ट कंटेंट के रूप में पढ़ना होगा। फिर थर्ड यूनिट पेडागोजिकल इशू 1, एंड फोर्थ में होगा पेडागोजिकल इशू 2। फिर इसके बाद से इकोनॉमिक्स में भी सेम उसी तरीके से है 4 यूनिट में। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, फिर दूसरा यूनिट है सब्जेक्ट कंटेंट, थर्ड होगा पेडागोजिकल इशू 1, एंड फोर्थ होगा पेडागोजिकल इशू 2। फिर इसके बाद से ज्योग्राफी भी उसी तरीके से सेम होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। फर्स्ट होगा अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा सब्जेक्ट कंटेंट, तीसरा पेडागोजी इशू 1 एंड पेडागोजी इशू 2। फिर उसके बाद से हिस्ट्री भी सेम उसी तरीके से होगा। सर यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, एंड दूसरा यूनिट होगा सब्जेक्ट कंटेंट, थर्ड होगा पेडागोजी इशू 1, एंड फोर्थ होगा पेडागोजी इशू 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के सारे सब्जेक्ट हमने लिए। सबका लगभग पैटर्न एक ही है कि 2 ग्रुप में आपको अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, और सेकेंड यूनिट सब्जेक्ट कंटेंट, थर्ड यूनिट पेडागोजी इशू 1 एंड पेडागोजी इशू 2। तो इस तरीके से आप अगर समरी में समझना चाहें तो पहले में आपको बताया जाएगा कि उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, उस सब्जेक्ट का नीड क्या है, और दूसरे में आपको उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा, और तीसरे चौथे में आपको उससे संबंधित उसके लेसन प्लानिंग किस तरीके से होगी, उसका टेक्स्ट बुक हिस्ट्री क्या है, टीचर की क्वालिटी क्या है, मेथड्स कौन से अप्लाई किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पेडागोजी 1 एंड पेडागोजी 2 में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद से आपका आता है थर्ड पेपर, जो कि कंपलसरी पेपर ही है, और ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी आपका 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में है, देखिए इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। फिर दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD एक्ट 1992, RTE एक्ट 2009। तो ये फर्स्ट यूनिट में आपको पूरा बताया जाएगा। फिर सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन, उसकी मीनिंग ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन, ST, ST, OBC, माइनॉरिटी, गर्ल्स एंड स्लम चिल्ड्रंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद से है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड माइनॉरिटी फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज। तो ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। फिर इस सेकेंड यूनिट में ही आपको प्रॉब्लम्स ऑफ
सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन पढ़ना है। और फिर थर्ड यूनिट में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उसमें आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ पढ़नी है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज एंड आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ना है आपको। फिर फोर्थ यूनिट में इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इस तरीके से आपका ये फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आएगा स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। ये भी आपका 4 यूनिट में है, ये भी कंपलसरी पेपर है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्चुअल बेसिस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, और इसमें आपको पहला पढ़ना है बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। इसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर दूसरा है यूजिंग मैनेजमेंट फंक्शन फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इन स्कूल्स। थर्ड है स्किल्स ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल फॉर कंडक्टिंग शॉर्ट एनालिसिस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी स्कूल मैनेजमेंट। फिर इसके बाद से आएगा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपको एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, इसमें स्कूल के बारे में पढ़ना है, स्कूल की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, स्कूल बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाती है, स्कूल का डिज़ाइन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा है स्कूल क्लाइमेट, इसमें आपको पढ़ना है। फिर टाइम टेबल पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद से मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज पढ़ने हैं, इसमें स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, फील्ड, प्लेग्राउंड, हॉस्टल, स्टाफ रूम, क्लासरूम, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स एंड सिस्टम्स, स्कूल फाइनेंस, सोर्सेज एंड इनकम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है सेकेंड यूनिट में। फिर आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको मीनिंग, स्कोप, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अथॉरिटेटिव एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। फिर सेकंड है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि एजुकेशनल इंडिया में किस तरीके से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात या उसकी संरचना क्या है। फिर है रोल ऑफ हेड मास्टर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, हेड मास्टर किस तरीके से प्रशासक के रूप में काम करता है। और फोर्थ यूनिट है स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें आपको स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेडिकल इंस्पेक्शन, सारी चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट एड पढ़ना है और कुछ कॉमन चीज़ें पढ़नी हैं जो कि किस तरीके से आप अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल के द्वारा फैला सकते हैं। तो ये आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का पेपर है। अब इसके बाद से आता है आपका ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर में इन्वायरमेंटल एजुकेशन पहला है, और मैक्सिमम बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी 4 यूनिट में है। पहला यूनिट, इसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। फिर दूसरा है मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और तीसरा है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, मैन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। सेकेंड यूनिट में आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसमें सेमिनार, वर्कशॉप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड एंड ट्रिप्स एंड सर्वे प्रोजेक्ट्स, सारी चीज़ें पढ़नी हैं। फिर दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इको टूरिज्म, इन्वायरमेंटल एथिक्स। और सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें, इसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, ओजोन लेयर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर थर्ड यूनिट में इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम। उसके बाद आपका आएगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड
मैनेजमेंट, फिर उसके बाद से आएगा यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, गंगा एक्शन प्लान, सेव टाइगर प्रोजेक्ट। और फिर फोर्थ यूनिट में आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूडिंग प्लांटेशन अवेयरनेस कैंपेनिंग मूवमेंट्स एंड कम्युनिटी वर्क। फिर उसके बाद से आएगा कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन विद रेफरेंस ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। और फिर उसके बाद से आएगा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर flora and fauna extinction, measures to conserve flora and fauna, causes of forest fire and its measures of prevention। तो ये आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन का सिलेबस है। फिर इसके बाद से आएगा कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन में भी आपका 4 यूनिट है। पहला यूनिट है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एजुकेशनल कंप्यूटिंग, फिर दूसरा है सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल कंप्यूटिंग, और थर्ड यूनिट है कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग एंड लर्निंग, और फोर्थ यूनिट है वेब रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल कंप्यूटिंग। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर हो गया। इसके बाद से एक पेपर और डिस्कस हम इसमें कर लेते हैं, जेंडर इशू एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन। तो ये भी आपका 4 यूनिट का है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आप देखिए जेंडर एंड सेक्स, दूसरा इक्विटी एंड इक्वलिटी इन रिलेशन विद कास्ट रिलीजन, फिर कंटेम्प्रेरी पीरियड्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर सेकेंड यूनिट में थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, फिर जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स फैमिली, और फिर स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, फिर जेंडर एंड करिकुलम, ये सारी चीज़ें सेकेंड यूनिट में आएंगी। फिर थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में ह्यूमन राइट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोविजंस फॉर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। और फोर्थ यूनिट में कंज्यूमर राइट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंडिया, RTI एक्ट इन इंडिया, सम वर्चुअल इशूज़, वाइटल इशूज़, और लास्ट में एजेंसीज फॉर ह्यूमन राइट्स, एजुकेशनल, फैमिली, स्कूल, स्टेट एंड NGOs। तो ये आपको हमने 3 ऑप्शनल पेपर लिए हैं। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ऑप्शनल पेपर में कोई आपको एक पेपर लेना होगा। साथ ही साथ इसके आपको जो ये सारे पेपर्स दिए गए हैं इनमें से इंटरनल 20 मार्क्स का होगा, वो आपको बताया स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि 5 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, 10 मार्क्स का इंटरनल टेस्ट होगा और 5 मार्क्स का क्लासरूम परफॉर्मेंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का समझ में आ गया होगा। आप इसके आधार पर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।